तो पैंक्रियाटाइटिस, इसका मतलब होता है कि पैंक्रियाज में सूजन हो जाना, कि पैंक्रियाज में सूजन हो जाए तो उसी को हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। और इसमें दो तरह के स्राव होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दो तरह के स्राव ये करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल स्राव है वो पैंक्रियाटिक जूस निकालती है, पैंक्रियाटिक रस, जिसको क्लोम रस भी कहते हैं। और ये जो है जो ये रस है, ये जो स्राव है वो वसा का, फैट का पाचन कराती है। जैसे लाइपेज और फिर ट्रिप्सिन निकलता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है इसके द्वारा निकाले गए रस, और कार्बोहाइड्रेट और कई सारे चीज़ें हैं। और आंतरिक जो है, जो स्राव होता है वो इंसुलिन निकलता है, जिससे कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ठीक हो ग्लूकोज का, तो उसका काम होता है। तो ये छोटा सा परिचय है पैंक्रियाज क्या क्या स्राव करता है और क्या क्या चीज़ें निकालता है। अब इसमें जो है किसी को पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो कैसे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हम ठीक करेंगे पैंक्रियाटाइटिस को। तो इस समय फर्स्ट किसी को अगर हो रहा है तो कैसे हम इसको जानेंगे, क्या सिम्टम्स आता है। तो इसमें जो है मेन दर्द सिम्टम, अगर पैंक्रियाटाइटिस होता है तो पेन, दर्द जो है इसमें होता है। दर्द मुख्य रूप से क्या होता है, पेन, दर्द पेशेंट को होता है, अचानक से होता है। सिचुएशन क्या है कि अचानक से दर्द होता है और तेज दर्द होता है, और लंबे समय तक ये पीड़ा होती रहती है उसको, पैंक्रियाटाइटिस। और उसके साथ पेट फूलना, यानी कि पेट उसका एब्डोमेन ब्लॉटेड हो जाएगा, फूल जाएगा, फ्लैटुलेंस होता है, फ्लैटुलेंस, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है, और डायरिया भी होता है, वसायुक्त झागदार जो है डायरिया भी होता है, यानी कि फैटी डायरिया भी होता है, इसको वसायुक्त डायरिया भी होता है, इसमें देखने को मिलता है। और उल्टी, नोजिया और वोमिटिंग भी इसको होती है। सिम्टम में नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक, नोजिया और वोमिटिंग होती है इसको। और पसीना, इसको पसीना भी होता है, बमन, पसीना, असहाय वेदना होती है, माने पीड़ा जो है बर्दाश्त से बाहर होता है, असहाय पीड़ा होती है, और पसीना इसको होता है, खास करके उदर के ऊपरी भाग, इपीगैस्ट्रियम में इसका पेन जो है हमें मिलता है पैंक्रियाटाइटिस का, इपीगैस्ट्रियम रीजन में। और लंबर तक जाता है ये। तो खास करके यही सारे सिम्टम्स जो हैं, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फैटी डायरिया, पेन, फ्लैटुलेंस और परस्पाइरेशन,
अभी आएगा जब पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो पैंक्रियाटाइटिस जो है पूरा बढ़िया से आएगा उसमें कि क्या क्या इसमें मुख्य रूप से होता है, कैसे कैसे है ये, और डिटेल में खास करके यहाँ जो चर्चा करते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है, ट्रीटमेंट की चर्चा करते हैं कि कैसे इसका इलाज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा कर सकें, कोई रोगी अगर आपके पास आया है तो। ठीक, तो ये तो होता है सिम्टम्स। दूसरा होता है कि साइन, यानी कि मरीज को जब आप देखेंगे तो इंस्पेक्शन, पल्पिटेशन, परकशन जब करेंगे तो आपको रीजन पता लगेगा कि किस रीजन में हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है। तो मरीज आके जब साइन आपको बताता है तो उसी हिसाब से आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन और इंट्रोगेशन करते हैं मरीज का। इंट्रोगेशन जिसमें हम इंट्रोगेशन में मैंने पढ़ाया भी है कि किस तरीके से हम लोगों की हिस्ट्री लेते हैं, इंट्रोगेट करते हैं चीज़ों के लिए। तो इंट्रोगेशन जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी बीमारी में। जब आप इंट्रोगेट करते हैं मरीज को तो मरीज की सिचुएशन और स्थिति हमें समझ में आती है कि आखिर इसको क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम पूरा उसका सिम्टम देख लिए हम, उसके बाद क्या कि साइन हम देखें, जो हम ऑब्जर्व किए क्या साइन उसका, उसके बाद होता है कि आप जो है फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं, किस लिए, डिफरेंशियल द डायग्नोसिस। ठीक, उसमें आपकी ब्लड टेस्ट आती है और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है वो आती है कि आप और क्लियर करते हैं उसको फर्दर। ये इसलिए होता है कि आप उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकें उस मरीज का, कि उस मरीज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे। और पैंक्रियाटाइटिस जो है अगर आता है तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आर्गन क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज आर्गन होता है और इसमें मुख्य रूप से अब आते हैं जो प्रिंसिपल रेमेडी लिखते हैं, उसमें हम कारण को देखते हैं, उस मरीज में होने वाले कारण को, यानी कि विटिएशन को, क्या विटिएशन हुआ है, किस वजह से विटिएशन हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी में जो रोग का कारण माना गया है वो काम क्या माना गया है कि विटिएशन ऑफ द लीफ एंड ब्लड, रक्त और रस में परिवर्तन ही रोग का कारण है, विटिएशन ऑफ द लीफ एंड ब्लड। तो इसमें दो तरह के कारण हमने आपको बताए हैं कि पहला इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक कारण और बाह्य कारण। मुख्य रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल। इस रोग होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो इस रोग होने के पीछे मुख्य रूप से जो कारण होता है वो क्योंकि ये एब्डोमेन का पार्ट है और इसके कार्य और जो संबंध हैं वो मुख्य रूप से जो बिलियरी डक्ट है, पित्तवाहिनी और क्लोम रस की जो डक्ट है, वाहिनी, बहुत नज़दीक उपस्थित रहती है, यानी कि बहुत क्लोज रहती है ये। और जब पित्त वाहिनी पर यानी कि जब दबाव बनता है, कोई प्रेशर, तो जॉन्डिस, पथरी या किसी प्रकार से पित्त वाहिनी में अवरोध पैदा होता है, मान लो उसमें कोई अवरोध पैदा होता है, तो उसको इन्फ्लामेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक,
यानी कि जब इसमें आएंगे तो कोई ना कोई अवरोध, कंजेशन अगर पैदा होता है तो इसको होने की संभावना ज्यादातर होती है। तो खास करके किसी प्रकार अगर बिलियरी डक्ट में रुकावट पैदा होती है तो दबाव जो है बनता है और मुख्य रूप से पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो खास करके जो पित्त वाहिनी है यानी कि जो बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसमें पथरी के वजह से हो सकता है या इन्फ्लामेशन के वजह से हो सकता है। इस वजह से उसमें क्या होता है कि अवरुद्धता पैदा होती है, कंजेशन पैदा होता है। तो इस तरीके से ये जो है कारण है इसके पीछे कि ये होने के पीछे, इसके इन्फ्लामेशन होने के पीछे ये कारण मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद जो है कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जो पैंक्रियाज की या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कई लोगों में संक्रमण, इन्फेक्शन के वजह से यानी संक्रमण के वजह से भी देखने को मिलता है। लेकिन खास करके जो हमें दिख रहा है कि ये जो बाइल डक्ट है इसमें कंजेशन होने के कारण अगर ये अवरुद्ध होता है तो कहीं ना कहीं स्पर्श होता है उन चीज़ों से और इसमें जो है कंजेशन, रुकावट होने की और इन्फ्लामेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब इसका इलाज इलेक्ट्रोपैथी में कैसे कर सकते हैं? अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे ये इलेक्ट्रोपैथी द्वारा सही किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्या कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। इसमें क्या है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है और अगर मरीज को सिम्टम है तो इंटरनल जो हम ड्राई पिल्स वगैरह यूज करते हैं उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल में उसको मुख्य रूप से C5A2 और F2, C5A2 और F2 और WE, क्योंकि दर्द हो रहा है उसको, तो उसी आधार पे हम दवाइयों को, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की दवाएं हैं वो उसी हिसाब से हम चूज करते हैं कि मरीज में पर्टिकुलर स्थान पे उस अंग में हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ है? इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उस दर्द के वजह से मान लो कि दर्द हो रहा है और सूजन हुई है तो हम C5A2, F2 और WE की गद्दी, कॉम्प्रेस, यहाँ पे कॉम्प्रेस यहाँ देते हैं C5A2 और WE।
और जो पेन हो रहा है उसके लिए आप यहाँ पे इंटरनल जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पिलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रयोग करते हैं, तो W देते हैं और G देते हैं। ठीक है, WE और G, इंटरनल पिलाने के लिए WE और G। इसमें ड्राई पिल्स मुख्य रूप से S2 C15 ड्राई पिल्स, ये खिलाने के लिए अगर दर्द हो रहा है एट द मोमेंट पेशेंट को, ठीक आया है तुम्हारी क्लिनिक पे, दर्द उसको हो रहा है, तो S2 C15 ड्राई पिल्स में F1, ये ड्राई पिल्स में आप ले सकते हो इंटरनल, अगर पेन मरीज को बहुत बार इसको रिपीटेड में करते हैं, देते हैं, कई बार देते हैं इसको ड्राई पिल्स के रूप में। तो ऐसे आप इसका, ये पार्ट क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का पार्ट जिसको आप क्लिनिक पे ही मैनेज कर सकते हैं। दर्द से छटपटा रहा है अगर तो। और नेक्स्ट होता है कि हम ऑर्गेनिक रेमेडी हमें देना है, यानी कि अंगों की दवाई देनी है उसको, ऑर्गेनिक रेमेडी मुख्य रूप से। तो ऑर्गेनिक रेमेडी में क्या क्या दवाइयां हो सकती हैं ऑर्गेनिक रेमेडी में? तो ऑर्गेनिक रेमेडी यहाँ पे हमारी हो सकती है, यहाँ पे मुख्य रूप से जो दवाई है वो C10 F1, ठीक, A3, L1 या A2 यहाँ कर सकते हैं, C10 F1 A2 L1, ठीक है। ये मुख्य रूप से आप उस पैंक्रियाज की रेमेडी है जिसको आप दे सकते हैं C10 F1 A2 और L1, ठीक। और आते हैं कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी होती है हमारी S1 और E3, ठीक है, जो उसमें वेरिएशन हुआ है S1 और E3, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कि ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है S1 और A3, बाकी C10 F1 A2 L1 ये जो है आप इसको रोग के आधार पे एक्यूट एंड एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और जिस कंडीशन में रोगी आपको आया है उसी हिसाब से आप डाइल्यूशन उसका तय करते हैं कि किस डाइल्यूशन में हमें देना है, और डोज जो है उसी आधार पे हम तय करते हैं कि किस कंडीशन में रोगी आपके पास आया है, तो उस आधार पे हम इसको तय करते हैं। और रोगी को कोई फिक्स डाइल्यूशन इसलिए नहीं होता है कि रोगी किस कंडीशन में आपके पास आया है, ये आपकी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है या क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, किस अवस्था में रोगी आपके पास आया है, ये हम और आप एकदम से तय नहीं कर सकते कि हर क्लिनिक में इसी पोजीशन में आता है, अलग अलग पोजीशन में आता है। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइल्यूशन एंड द डोज डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजनरेटिव। ये निर्भर होता है इसका लॉ ऑफ द डोजोलॉजी और द सिलेक्शन ऑफ द डाइल्यूशन डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। मरीज की क्या सिचुएशन है, किस अवस्था में मरीज आया है, इस पे निर्भर होता है। हाँ, ये जो दवाई होती है, ये दवाई मैंने आपको बता दी कि मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट कैसे आप इस रोगी का सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप करेंगे।
तो इस तरीके से इन औषधियों का आप चयन करके, और किसी भी तरह के ऐसे पैंक्रियाटाइटिस के अगर रोगी आते हैं तो पैंक्रियाटाइटिस के रोगियों में इसी तरीके से आप ट्रीटमेंट करके इसका इलाज कर सकते हैं। कोई भी पैंक्रियाटाइटिस का रोगी अगर आपके पास आता है। बाकी हमारी डिटेल क्लासेस जो हैं आप ज्वाइन करिए 10 बजे से 11 बजे, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को डिटेल में पढ़ाई जाती है, जिसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और ये जो है ये हमारा क्लिनिकल पार्ट है, जिसमें मुख्य रूप से औषधियों पर फोकस रहता है कि कौन कौन सी औषधि इसमें चलाई जाएगी और कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियाँ जो हैं क्विक एंड फास्ट एक्शन करती हैं और रोगी को तत्काल ठीक करती हैं ऐसे ऐसे रोगियों को। तो ये निर्भर करता है कि वो रोगी किस कंडीशन में आया है, रोग का ठीक होना न होना रोगी की अवस्था पर निर्भर करता है। हम हर संभव आश्वासन लोगों को देते हैं कि हाँ हम आपको ठीक कर लेंगे, लेकिन रोगी का ठीक होना न होना किस पे निर्भर होता है, उसके सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन में रोगी आपके पास आया है। तो ये ट्रीटमेंट आप दे करके और पैंक्रियाटाइटिस के रोगी को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी चिकित्सा रही पैंक्रियाटाइटिस की। और भी जो इसमें कारण बताए गए हैं, अगर रोगी में कुछ कारण इस तरह के जुड़ते हैं तो उस कारण का इलाज भी हम साथ में करते हैं। अगर कोई कारण ऐसा जुड़ रहा है उसके साथ जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस कारण का भी इलाज हमें करना पड़ेगा, तो ही रोगी संपूर्ण रूप से ठीक होगा। यानी कि रोग के ठीक होने के पीछे, रोग होने के कारण, रोग जिस अंग में हुआ है उस अंग की क्रियात्मक और रचनात्मक दवाई, उस अंग की जो ज़रूरत है वो दवाई, फिर जो सिम्टम्स दे रहा है उस चीज़ की दवाई, ये 3 चीज़ों की दवाई जब हम ऐड करते हैं मरीज में, तो चांसेज होते हैं कि मरीज को हम मैनेजमेंट कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो भी आपको बताया जाता है हमारी क्लासेज में, जिन लोगों को भी, तो इन सारी चीज़ों पे 3 जो बेसिक चीज़ें हैं उसी 3 बेसिक पे हमारा ट्रीटमेंट निर्भर होता है। और उस बेसिक्स को जब आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी रोगी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मटेरिया मेडिका तैयार है, यानी कि दवा का जो ज्ञान है मटेरिया मेडिका, अगर उसका ज्ञान आपके पास है तो आप आसानी से इस विधि को अपना करके और आप रोगियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारी चिकित्सा हुई पैंक्रियाटाइटिस की।